Hello dear student, today we start exercise 7.1 question number first. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, देखिए हम आज एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे. 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है डियर स्टूडेंट, वो आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं. Find the antiderivatives of the following functions of question 1 to 5. 1 से 5 तक के क्वेश्चनों में आपने एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है. कहने का मतलब है इसमें आपने इंटीग्रेशन वाली मेथड का यूज नहीं करना. एंटी डेरिवेटिव वर्ड जहां पर लिखा आ जाएगा उसका मतलब है आपने वहां इंटीग्रेशन वाली मेथड का यूज नहीं करना, इंटीग्रेशन नहीं करना है डायरेक्ट. इसका मतलब ये है कि आपने बताना है, जैसे पहला क्वेश्चन है sin 2x, आपने ये बताना है कि ये किसका डेरिवेटिव होगा, मतलब किसका डिफरेंशिएशन करके sin 2x आएगा, आपने ये बताना है. क्लियर. एंटी डेरिवेटिव का मतलब है यहां पर आपने ये निकालना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके आपको sin 2x मिलेगा, वो sin 2x का क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा. क्लियर. वो sin 2x का, ये पहले वाला क्वेश्चन में वो sin 2x का आपका एंटी डेरिवेटिव होगा. क्लियर. देखिए बच्चों, sin 2x खुद आप सोचिए, sin, बस लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचना है. sin 2x किसका होता है, sin x किसका होता है, cos x का. अब यहाँ x की जगह में 2x है तो किसका होगा, cos 2x का. तो हम क्या करते हैं, देखिए नाउ d by dx ऑफ cos 2x, अगर मैं cos 2x का डिफरेंशिएशन करूं तो कितना आएगा बच्चों, cos 2x का होता है माइनस sin 2x. ये देखो 2x है, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. बताया है ना, बहुत इजीली हमने डिफरेंशिएशन पढ़ ली. cos 2x का होता है माइनस sin 2x, x का कोएफिशिएंट है 2, क्योंकि डिफरेंशिएशन किया है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर इंटीग्रेशन करते तो डिवाइड होता. आगे नंबर में वो आगे बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना cos 2x का माइनस sin 2x, फिर x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. हमें तो sin 2x की वैल्यू निकालनी है, तो ये -2 इसके कहां चला जाएगा, अपॉन में, क्योंकि -2 कांस्टेंट है तो हम उसको dy dx के अंदर लिख सकते हैं. बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट को हम इजीली बाहर भी dy dx के बाहर भी ले जा सकते हैं, अंदर भी ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -2 तो कांस्टेंट है. तो बच्चों यहां से sin 2x की वैल्यू क्या आ गई, sin 2x, या फिर देखिए d by dx ऐसे ही रहा, cos 2x यहां पर ऐसे ही रहा. देखिए sin 2x के साथ -2 मल्टीप्लाई में था तो यहां आके कहां हो जाएगा, डिवाइड में, इक्वल्स टू कितना आ गया, sin 2x. मतलब sin 2x का एंटी डेरिवेटिव आपके पास इतना निकल के आ गया. तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इक्वल्स टू कितना बच्चों, एंटी डेरिवेटिव कितना निकल के आ गया, जो ये d by dx के अंदर लिखा है आपने, कितना, -1/2 cos 2x. क्लियर. तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x कितना आ गया, देखो ये माइनस नीचे लिखूं ऊपर लिखूं, बात तो एक ही है ना, तो -1/2 cos 2x, तो ये इसका क्या आ गया, एंटी डेरिवेटिव आ गया. कोई डाउट. अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब आगे देखिए cos 3x है. cos 3x, अब खुद सोचिए cos 3x किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos x किसका होता है, sin x का. x की जगह में क्या है, 3x है, तो x की जगह में 3x आ जाएगा. तो देखिए खुद ही सोचिए आप, cos 3x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin 3x का डिफरेंशिएशन होता है. आगे ना बस में, तो sin 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, पहले वो देख लो. sin 3x का डिफरेंशिएशन होता है cos 3x, क्योंकि 3x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई. आपने तो बच्चों cos 3x की वैल्यू निकालनी है ना, आगे ना बस में आपने cos 3x की वैल्यू निकालनी है, तो cos 3x के साथ 3 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में. मैंने अभी भी बोला इस 3 को आप dy dx के बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों, क्योंकि 3 कांस्टेंट है. तो देखिए d by dx ब्रैकेट के अंदर यहां sin 3x है, देखो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, तो अपॉन 3 आ गया, इक्वल्स टू कितना आ गया, cos 3x. तो क्या लिखोगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ
cos 3x, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया 1/3 sin 3x। यही तो आया ना बच्चों, देखो sin 3x/3 उसको हम ये लिख सकते हैं ना 1/3 sin 3x। कोई डाउट? तो एंटी डेरिवेटिव बहुत इजी होते हैं, बस आपने ये सोचना है कि जो फंक्शन आपको दिया है वो किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये सोचना है। cos 3x किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos x किसका होता है, sin x का। तो यहां 3x है x की जगह में, तो हमने 3x ले लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करके आता तो इतना है, हमें तो केवल cos 3x चाहिए, तो cos 3x के साथ 3 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। तो अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x/3 करो तो आपको कितना निकल के आएगा, cos 3x निकल के आएगा। मतलब cos 3x का एंटी डेरिवेटिव आपका ये हो गया। कोई डाउट? आ गई ना बात समझ में? कैसे निकालना है समझ में आ गए बच्चों? उम्मीद करता हूं ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लेंगे। डियर स्टूडेंट, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, e की पावर 3x। और यहीं पर फोर्थ क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए बच्चों, अब आप खुद सोचिए e की पावर 3x ये किसका डिफरेंशिएशन होता है। बच्चों मैंने आपको बताया है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। बस यहाँ x की जगह में 3x है तो वही कर दो। तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 3x करोगे तो क्या आएगा, e की पावर 3x तो आएगा ना। बस क्या अंतर आएगा, x के साथ, x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई डाउट? बच्चों हमने पढ़ा है ना e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो x की जगह में यहाँ 3x है तो e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x ही आएगा। लेकिन x का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है तो 3 से आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों e की पावर 3, हमें तो e की पावर 3x की वैल्यू चाहिए, ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो e की पावर 3x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, d बाई डी एक्स, देखो e की पावर 3x, ये 3 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, अपॉन 3 e की पावर 3x। यानी क्या निकल के आ गया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x इज कितना बच्चों, e की पावर 3x अपॉन 3। कितना आया, ये इसका डेरिवेटिव है, जो एंटी डेरिवेटिव है, जो d बाई डी एक्स के साथ है। तो e की पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव e की पावर 3x अपॉन 3। कोई डाउट? अब देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी वही सोचिए, बस आपने सोचना है, लॉजिक लगाना है। बताइए ax प्लस बी का होल स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है। बच्चों होल स्क्वायर है पावर में, तो ये जिसका भी डिफरेंशिएशन होगा उसकी पावर इससे एक ज्यादा होगी। क्यों, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आगे आ जाती है और वेरिएबल की पावर में से कम हो जाता है। तो वेरिएबल की पावर डिफरेंशिएट करके कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है ना, कहीं ना कहीं जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसमें वेरिएबल की पावर इससे एक ज्यादा है। अगर यहां वेरिएबल की पावर 2 है तो जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 3 है। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो देखिए ध्यान से समझिए, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी की होल पावर 3। क्लियर? यही तो होगा ना, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इतना ही तो आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करके कितना आता है, वेरिएबल आगे आ जाएगा, सॉरी पावर आगे आ जाएगी और वेरिएबल की पावर में से कम हो जाएगा, कितना, 2। अब आप इसका दोबारा करोगे ax प्लस बी का, क्योंकि b तो कांस्टेंट है उसका 0 हो गया, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट कितना है, a, तो a से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ गया। कोई डाउट? क्यों लिखा समझ में आया ना, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन करके कितना चाहिए, ax प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए। तो वो किसका डिफरेंशिएशन करके आएगा, जिसकी पावर 3 होगी, क्योंकि जिस वेरिएबल की पावर 3 होगी उसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करके पावर 1 कम हो जाएगी, क्योंकि 3 से 1 माइनस कर दोगे 2 ही तो आएगा ना। तो तभी मैंने यहाँ पर वेरिएबल तो यही रखेंगे, उसकी पावर में 3 रख दिया। क्लियर? डिफरेंशिएशन करा तो 3 आगे आ गया, ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अगर ax प्लस बी का दोबारा करते हो तो b तो 0 हो गया, कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 तो a ही निकल के आ गया। और दूसरा सिंपल ट्रिक है, b तो कांस्टेंट है, 0 होगा, x का कोएफिशिएंट a है तो a से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें तो वैल्यू केवल किसकी चाहिए, ax प्लस बी का होल स्क्वायर की चाहिए।
क्लियर? तो ये 3a इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू इधर आके डिवाइड में, तो d बाई डी एक्स ax प्लस b की होल पावर 3 अपॉन कितना बच्चों, ये 3a इसके अपॉन में आ गया, इक्वल्स टू कितना आ गया, ax प्लस b का होल स्क्वायर। कोई डाउट? आ गई ना बात समझ में? देख लीजिए, आप इसका डिफरेंशिएशन करो, 3ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू a आ गया, 3a से 3a कैंसिल, तो ax प्लस b का होल स्क्वायर ही आएगा। कहने का मतलब है एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर एच कितना, ax प्लस b की होल पावर 3 अपॉन 3a। क्लियर? कैसे निकाला समझ में आया? ये डिफरेंशिएशन कैसे किया समझ में आ गया ना? 3a इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, क्योंकि 3 और a दोनों कांस्टेंट है, तो हम इसको d बाई डी एक्स के बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने अंदर ही लिखना पड़ेगा। क्यों? पहले आप बाहर भी लिख सकते हैं, फिर उसके अगले स्टेप में अंदर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव तो इसका ये पूरा आएगा ना। ठीक है, तो बस इसलिए हमने इसको डिफरेंशिएशन के अंदर ही लिखा है। क्लियर डियर स्टूडेंट? ध्यान रखना, ये हमने ax प्लस b का होल क्यूब हमें कैसे पता चला? पता आ गई ना बात समझ में? क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर डिफरेंशिएशन करके आ रहा है तो किसका डिफरेंशिएशन करके स्क्वायर आएगा? जिसकी वेरिएबल की पावर उससे एक ज्यादा होगी, यानी 3 होगी, तब मैंने यहां पर ये लिख दिया। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए, उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, आपने उतार लिए होंगे ये दोनों क्वेश्चन। देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। तो हम एक काम करते हैं, इसमें दोनों का अलग अलग निकालते हैं और लास्ट में हम उनको माइनस कर देंगे। आ रही है बात में? क्योंकि हमने एंटी डेरिवेटिव तो इतने पूरे का निकालना है ना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ना, सबसे पहले आप बताइए sin 2x किसका sin 2x का डिफरेंशिएशन, मतलब sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है? मैंने क्या कहा, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो हमने ये पता करना होगा कि ये फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन करके आता है। तो sin 2x किसका डिफरेंशिएशन करके आएगा? sin x किसका डिफरेंशिएशन करके आता है? cos x का। तो d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x करोगे तो क्या निकल के आएगा? cos x का क्या होता है? माइनस साइन x, x की जगह में यहां 2x है तो माइनस साइन 2x। ठीक है, x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें केवल साइन 2x की वैल्यू चाहिए। तो d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x, ये माइनस 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना? साइन 2x। यानी साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव तो मिल गया ना, साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अब किसका चाहिए बच्चों? अब चाहिए e की पावर 3x का। देखो 4e की पावर 3x है वो, ठीक है, हम इसको लास्ट में जब यहां रखेंगे तो हम इसको 4e की पावर 3x ही निकालेंगे। पहले हम e की पावर 3x का निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, दोनों ओर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो भी तो सही है ना लॉजिक? ठीक है, तो e की पावर 3x। बच्चों बताइए, e की पावर 3x किसका डिफरेंशिएशन करके आता है? ये जो e की पावर 3x है वो किसका डिफरेंशिएशन करके आएगा? जाहिर सी बात है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करके e की पावर x ही आता है। तो हम अगर जब d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 3x करेंगे तो e की पावर 3x ही आएगा, बस। और क्या आएगा? x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से हम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? हमने बस ये देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन करके ये फंक्शन आता है, ये पूरा किसका डिफरेंशिएशन करके आता है। आ गई ना बात समझ में? क्लियर? हमें कैसे पता चला? समझ में आ गया? ठीक, तो e की पावर 3x किसका डिफरेंशिएशन करके आएगा? इसी का। और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? इतना। हमें तो e की पावर 3x की वैल्यू निकालनी थी, तो 3 है इसके अपॉन में d बाई डी एक्स e की पावर 3x अपॉन कितना? 3 इक्वल्स टू कितना? e की पावर 3x। हमें 4 भी चाहिए ना इसके साथ, तो मल्टीप्लाई बाई 4 इन बोथ साइड। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 4 इन बोथ साइड। दोनों साइड आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4 e की पावर 3x अपॉन 3 इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई किया तो 4 e की पावर 3x। कंफ्यूज ये बिल्कुल मत होना बच्चों कि हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 4 d बाई डी एक्स के बाहर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन 4 कांस्टेंट है, अगर हम उसको d बाई डी एक्स के अंदर भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होता ही नहीं है ना, वो तो वैसे ही कॉमन लिया जाता है। आ गई ना बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना, आप उसको अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों मिल गए। अब हमने तो माइनस करके निकालना है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का आरएचएस देखिए sin 2x है, सीधे निकाल रहा हूं मैं, यहां पर लिख दिया बच्चों एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, या माइनस मत ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है। हमने किसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है? sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। तो sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। बच्चों sin 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना आया? इतना आया ना, कितना? cos 2x अपॉन माइनस 2। बीच में कौन सा साइन है? माइनस का, तो माइनस आ गया। 4e की पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव कितना आया? 4e की पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव 4e की पावर 3x अपॉन 3 आया, तो इसकी जगह में हमने लिख दिया 4e की पावर 3x अपॉन 3। लीजिए ये एंटी डेरिवेटिव आ गया इसका। एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस 4e की पावर 3x इज cos 2x अपॉन माइनस 2 माइनस 4e की पावर 3x अपॉन 3। क्लियर डियर स्टूडेंट? आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं इतने में भी छोड़ दें। एंटी डेरिवेटिव देखो हमने क्या किया, sin 2x किसका एंटी डेरिवेटिव? sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? मतलब sin 2x किसका डिफरेंशिएशन करके आता है? cos 2x का। निकल गया। e की पावर 3x किसका डिफरेंशिएशन करके आता है? e की पावर 3x का। हमें 4 भी चाहिए तो दोनों और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव भी मिल गया, e की पावर 4e की पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव भी मिल गया। दोनों को माइनस करना है क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस कर दिया। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है देखिए, 6 to 11, 6 से 11 तक के क्वेश्चन में आपने इंटीग्रेशन फाइंड करना है दिए गए फंक्शंस का। बहुत आसान है इंटीग्रेशन फाइंड करना। अब हम इंटीग्रेशन निकालना सीख रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने इससे पहली वाली वीडियोस में समझाए थे आपको। आज हम अब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 2x प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर पे dx है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सबसे पहले ध्यान रखना, इंटीग्रेशन अगर बीच में दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये ध्यान रखना। इंटीग्रेशन मतलब ये इंटीग्रेशन का साइन 4e की पावर 2x के साथ भी चला जाएगा और 1 के साथ भी चला जाएगा। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी जो होती है, पहली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। ये इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले फंक्शन के साथ भी, सेकंड वाले फंक्शन के साथ भी। ये मत सोचिए कि सेकंड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का यहाँ डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता। कल समझा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन यहाँ जीरो नहीं होता, समझाया था कल मैंने। कितना होता है? x होता है। क्लियर डियर स्टूडेंट? जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वही वेरिएबल आ जाता है। कैसे आता है वो सब समझाया है मैंने इससे पहली वाली वीडियो में। तो देखिए बच्चों, ये इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ना, पहले जो हम निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन 4e की पावर 2x प्लस 1, बाहर पे क्या है? dx है। तो अब ये इंटीग्रेशन का साइन 4e की पावर 2x के साथ भी चला जाएगा। अगर ये इंटीग्रेशन गया है इसके साथ तो ये dx भी जाएगा, ये भी तो dx भी तो दोनों के साथ जाएगा ना, तो इसके साथ भी dx प्लस ये इंटीग्रेशन के साथ साइन 1 के साथ भी चला जाएगा, तो 1 इंटू dx। क्लियर? प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ये फर्स्ट के साथ भी सेकंड के साथ भी चला जाएगा। देखो 4 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कहां आ गया? बाहर। ठीक है, 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हम लिख सकते हैं। कितना आ गया यहाँ पर? e की पावर 2x dx प्लस 1 इंटू dx। बच्चों ध्यान से समझिए, कल मैंने आपको बताया था e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x वही होता है। तो यहाँ पर e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की पावर 2x। डिफरेंशिएशन में क्या होता था? x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई होता था। इंटीग्रेशन में क्या होता है? x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। इंटीग्रेशन में वही चीज होती है, लेकिन डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई में होता है। तो मैंने कहा ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई में होता है तो इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में होता है। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x। देखो एक बार मैं लिख देता हूं, लेकिन ध्यान रखना
अब बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे, अपॉन में क्या आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर। प्लस बच्चों 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, एक्स आएगा। कल समझाया था 1 को हम एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, इससे पहली वाली वीडियो में समझाया था 1 को हम एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी x की पावर 1 अपॉन 1, यानी x आ गया। ठीक है। और जब भी आप फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दोगे तो उसमें एक कांस्टेंट भी जोड़ दोगे। अगर आपने ये कांस्टेंट नहीं जोड़ा होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा, ठीक है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कांस्टेंट जोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्यों जोड़ते हैं वो भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था। तो कितना आ गया बच्चों, 4 e की पावर 2x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। बच्चों x का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस कितना, x प्लस कितना, c। 2 से ये कितने बार कैंसिल, 2 बार, तो कितना आ गया, 2e की पावर 2x प्लस x प्लस c। तो इसका आंसर कितना, इसका इंटीग्रेशन कितना निकल के आ गया, 2e की पावर 2x प्लस x प्लस c निकल के आ गया। कोई डाउट? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेशन पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, e की पावर 2x का कैसे किया, 4 कांस्टेंट ने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x होगा, अपॉन में x का कोफिशिएंट आ जाता है। इंटीग्रेशन में वो चीज अपॉन में आती है, डिफरेंशिएशन में वो चीज मल्टीप्लाई में आती है। क्लियर। ठीक है। तो अपॉन में x का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो अपॉन में 2 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। c कांस्टेंट जुड़ जाता है, तो सॉल्व करा, आंसर आपका आ गया। सेकंड देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले बच्चों ये एक्स स्क्वायर को हम अंदर ले जा सकते हैं ना, ये तो डिस्ट्रीब्यूट होते ही हैं, ये तो आपको पता ही है। ये एक्स स्क्वायर 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 1 से भी मल्टीप्लाई हो गया और 1 अपॉन एक्स से भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। तो देखिए यहां पर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स से एक एक्स क्या हो गया, कैंसिल। तो अब यहां क्या बच गया, केवल सिंगल एक्स बच गया। क्लियर बच्चों। अब देखिए, अभी मैंने बोला इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वैसे अब आपको समझ में आ गया होगा तो आप सीधे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंट इंटीग्रेशन करो और एक्स का इंटीग्रेशन करो। डिस्ट्रीब्यूट करने की भी जरूरत नहीं है, दोनों का इंटीग्रेशन तो निकालना ही है। ठीक है, ये भी आपको मालूम चल गया। लेकिन चलो अभी आप शुरुआती दौर में है तो हम लंबा प्रोसेस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन x dx, ऐसे कैसे लिखा समझ में आ गया ना। इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक्स स्क्वायर के साथ भी लग जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, इंटीग्रेशन का साइन x के साथ भी लग जाएगा। क्लियर बच्चों। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में मैंने क्या कहा, पावर बढ़ जाती है, यही तो कहा था ना, पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जितनी पावर होती है डिनोमिनेटर में भी उतना ही आता है। ठीक, तो इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी, एक पावर बढ़ जाती है, x की पावर 2 है तो ये x की पावर 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी उतना ही आ जाएगा। क्लियर। माइनस ये x है ना, x की पावर 1, तो पावर 1 बढ़ जाएगी, 1 प्लस 1 कितना, 2, और डिनोमिनेटर में भी उतना ही आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट भी आपका जुड़ जाएगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। क्लियर ये स्टूडेंट, कैसे हुआ समझ में आ गया। ठीक, देखिए पहले हमने एक्स स्क्वायर को अंदर ले गए, बिल्कुल हमने कर लिया एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाके इसको सॉल्व। ठीक है, हम जब एक्स स्क्वायर को अंदर ले गए फिर हमने क्या किया, देखिए इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, साइन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पे वेरिएबल की पावर 1 बढ़ जाती है, तो एक्स की पावर 2 है तो एक्स की पावर 3 हो गया, जितना पावर में होगा उतना ही डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 3। सिमिलरली एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2, जितना पावर में उतना ही अपॉन में भी आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट आ गया c। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को यहां से रफ कर देता हूं, और ये दोनों क्वेश्चन को रफ करके हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, 8th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। 9th क्वेश्चन को भी हम यहीं पर लिख लेते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। डियर स्टूडेंट, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट करने की बार बार जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही है ना क्या करते हैं,
इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर के साथ भी चला जाएगा, बी एक्स के साथ भी चला जाएगा, सी के साथ भी चला जाएगा। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, और ऐसे ही डीएक्स भी तीनों के साथ चला जाएगा। ठीक, जब इंटीग्रेशन जा रहा है तो डीएक्स भी आएगा। तो देखिए सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर का, ए तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मैंने क्या कहा, एक्स स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक पावर बढ़ जाएगी और डिनोमिनेटर में भी उतना ही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, एक्स की पावर 2+1 अपॉन में भी क्या आ जाएगा 2+1। कोई डाउट, पावर एक बढ़ जाएगी, आप सीधे सॉल्व भी कर सकते हैं। 2+1 अपॉन में भी 2+1 आ गया, क्लियर। प्लस सिमिलरली बी कांस्टेंट है, ऐसे ही रहा, यहां x की पावर 1 है ना, आ गई ना बात में, तो x की पावर 1 है तो x की पावर 1 1+1 अपॉन में भी कितना आ जाएगा 1+1। इंटीग्रेशन कर रहे हो बच्चों, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना। चलो अगर कंफ्यूजन है तो मैं इसको लंबा ही कर देता हूं प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन का साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ax² dx इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। ऐसे इंटीग्रेशन इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तीनों के साथ चला जाएगा। a कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x² dx, b कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x dx, c तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, अब c बाहर आ गया तो अंदर बचा 1 इंटू dx। अगर c बाहर ले लिया तो अंदर 1 तो बचा ना, ठीक है। अब बताइए, देखिए बच्चों a ऐसे ही रहा, x² का इंटीग्रेशन कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन करने में वेरिएबल की पावर एक बढ़ जाती है। अगर अभी पावर 2 है तो अब पावर 3 हो गया, और जितना ऊपर है अपॉन में भी उतना ही आ जाता है, क्लियर। वही चीज तो पहले भी हो रही थी। b ऐसे ही रहा, x की पावर 1 dx है ना, तो वेरिएबल की पावर एक बढ़ जाएगी, और जितना पावर में होगा अपॉन में भी उतना ही है। 1 है पावर अभी, तो 1 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया 2, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर। प्लस c तो कांस्टेंट है, ठीक है, 1 इंटू dx, 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x आता है, बहुत अच्छे से समझाया था, तो 1 इंटू dx कितना आ गया x, प्लस कांस्टेंट। देखिए c आप यहां जोड़ चुके हो ना, ठीक है, तो यहां कांस्टेंट का नाम बदल दो, c1 लिख लो, कोई डाउट नहीं। देखो अगर c लिख दोगे आप दोनों को कहीं सेम ना समझ लो, दोनों सेम नहीं, आ गई ना बात में, दोनों सेम नहीं है, तो यहां c लिख चुका हूं तो यहां c1 लिख लिया, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर ये आ गया, कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट, आ गई ना बात में, बहुत इजी होते हैं इंटीग्रेशन करना। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आ गई ना बात में, इसको इंटीग्रेशन को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो क्या कर दिया, इंटीग्रेशन 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। इंटीग्रेशन इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी चला गया इंटीग्रेशन का साइन। अगर इंटीग्रेशन का साइन जा रहा है तो dx भी दोनों के साथ जाएगा, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब देखिए 2 ऐसे ही रहा, x² का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, मैंने क्या कहा, पावर बढ़ जाती है इंटीग्रेशन करने में, एक पावर बढ़ जाएगी, पावर अगर 2 है तो उसकी एक पावर बढ़ जाएगी, 2+1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया x² dx, x की पावर 3, जितना वेरिएबल की पावर होगी उतना ही अपॉन में भी आएगा। आ गई ना बात समझ में बच्चों, क्लियर, ठीक है। x की पावर 3/3 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही है, अपॉन में x का कोएफिशिएंट आता है ना, x का कोएफिशिएंट अभी 1 तो है, x के साथ अभी 1 है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतना ही लिखो, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। इंटीग्रेशन कर चुका हूं तो कांस्टेंट जोड़ दोगे, कितना c। कोई डाउट, आ गई ना बात समझ में, ये कैसे आया समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं दोनों समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब मैं इसको रफ कर दिया यहां से। डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर, ठीक। 10th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए, √x माइनस 1/√x इसका होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए पहले इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बच्चों √x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a है √x, b है 1/√x। बिल्कुल नहीं घबराना है, बस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लगा देना। अब देखिए √x का होल स्क्वायर कितना, x, अंडरूट हट जाएगा, बाकी होल स्क्वायर कर रहे हो तो अंडरूट हट जाएगा, उसके अंदर का नंबर ऐसे एज इट इज बना रहेगा, x
प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, अंडर x का होल स्क्वायर भी x, क्लियर, माइनस अंडर x से अंडर x कैंसिल, 2 इंटू 1 2 1 जा 2, बाहर पे क्या आ गया dx। अब आपको पता है इंटीग्रेशन का साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 इंटू dx। अब ध्यान से समझना बच्चों, देखिए x की पावर 1 है, x dx कितना होता है, ऐसे इंटीग्रेशन करने पर x की पावर n dx अगर आप कर रहे हो तो वेरिएबल की पावर 1 बढ़ जाती है, और जितनी पावर होती है उतना ही डिनोमिनेटर में भी आता है। तो x की पावर 1 है, 1 बढ़ जाएगी पावर इंटीग्रेशन करने में, x की पावर 2, और जितना पावर में है अपॉन में भी उतना ही आ जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 2, अपॉन में भी 2, क्लियर। देखिए बच्चों 1 अपॉन x का क्या होगा, क्या x ऊपर जाएगा, नहीं, क्या x ऊपर जाएगा, नहीं, क्यों बच्चों, ध्यान रखो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x क्या पढ़ा था, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था, log x पढ़ा था ना, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। उल्टा होता है ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अगर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x है तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x है, तो 1 अपॉन x है तो इसका इंटीग्रेशन log x है। हो सकता है आपकी बुक में log x न लिखे log mod x लिखा हो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, x क्योंकि पॉजिटिव होगा इसलिए mod लगा दिया है, ठीक है, दोनों चीज सही है, हम पॉजिटिव मान के ही चल रहे हैं तो हमने mod नहीं लगाया, ठीक है। माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कितना बचा 1 इंटू dx, 2 तो कांस्टेंट है ना, बाहर ले लिया, अब 2 बाहर ले लिया तो 1 बचा केवल, 1 इंटू dx। देखिए x स्क्वायर अपॉन 2, ये मैंने लंबा कर दिया है आपको समझाने के लिए, आप सीधे भी लिख सकते हो, 2 इंटू dx कितना होता है 2x, कल समझाया था मैंने, 1 इंटू dx x होता है तो 2 इंटू dx 2x, 3 इंटू dx 3x, ठीक है, प्लस log x माइनस 2 ऐसी रहा, 1 इंटू dx x हो गया, इंटीग्रेशन पूरे का हो गया तो कांस्टेंट जोड़ दीजिए कितना c। कोई डाउट है इसमें, तो यही आपका इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। कैसे किया समझ में आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, फिर आपने इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन तीनों के साथ अलग अलग चला जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, तो तीनों का इंटीग्रेशन कर दिया, यही आपका आंसर है। यहीं पर 2 इंटू dx को 2x लिख सकते हो सीधे, क्लियर डियर स्टूडेंट, ठीक। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। अब हम बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर, ठीक। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो आपका टास्क है, बस मैं थोड़ा सा उसको 11th क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या कह रहा है, देखिए एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर में 4 अपॉन टोटल में एक्स स्क्वायर है, आ गई ना बात समझ बच्चों। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, चलो टास्क छोड़ो मैं ही करवा देता हूं, ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर तीनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं, पूरे के अपॉन में है तो तीनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं, यानी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं ना डियर स्टूडेंट, ठीक। अब देखो ऊपर x 3 बार है, नीचे 2 बार है, तो x स्क्वायर से ये 2 बार कैंसिल हो गए, तो ऊपर केवल कितना बचा, x बचा, ऊपर 3x थे नीचे 2x थे, तो 2x से 2x कैंसिल हो गए, ऊपर 1x बच गया, प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 5, माइनस तीसरा क्या आ गया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब इंटीग्रेशन तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटीग्रेशन का साइन, तो x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx माइनस इंटीग्रेशन 4, ये अपॉन एक्स स्क्वायर ऊपर ले गए x की पावर -2। अब इसको ऊपर क्यों ले गए, 1 अपॉन x को नीचे ही लेके क्यों सॉल्व किया, क्योंकि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन तो हमें मालूम है ना log x, आ गई ना बस में 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन मालूम है, इसलिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का तो मालूम नहीं है ना, तो इसको ऊपर ले जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए x dx का कितना, वहां पावर 1 है ना, तो एक पावर बढ़ जाएगी वेरिएबल की, x की पावर 2, जितना ऊपर आएगा अपॉन में भी उतना ही। बच्चों 5 dx का 5x हो गया, माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x की इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन करने में पावर बढ़ जाती है, -2 + 1, जितना पावर में होगा अपॉन में भी उतना ही लिख दो, -2 + 1, इंटीग्रेशन तीनों का हो गया तो कांस्टेंट जुड़ गया c।
एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। क्लियर? आगे ने बस में जितना वेरिएबल की पावर होगी उतना ही डिनोमिनेटर में भी आएगा। इंटीग्रेशन करने में पावर में ऐड हो जाता है, 1 एक पावर में पावर 1 बढ़ जाती है, मतलब जुड़ता है 1, तो 1 जुड़ गया। क्लियर? फॉर्मूला बताया था ना, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अब देखिए बस n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, अगर -1 हो जाएगी तो ये तो पूरा 0 आ गया अपॉन में, आगे ने बस, और 1/0 इंफिनिटी हो जाता है, तो -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब यहां पर n -1 है भी नहीं, -2 है, आगे ने बस में। अब देखिए बच्चों, x² ऐसे ही रहा, प्लस 5x ऐसे ही रहा, माइनस, अब देखिए माइनस कितना 4 ऐसे ही रहा, x की पावर -2 + 1, -2 + 1 -1 अपॉन -2 + 1 -1 अपॉन में भी -1 आ गया, प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए x² प्लस 5x माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहां प्लस का साइन हो गया, 4x की पावर -1 है, उसको नीचे ले जाओ, x की पावर 1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, तो 4/x प्लस कितना c लिख सकता हूं। देखो x की पावर -1 है, नीचे ले गया, x की पावर +1 हो गया, तो इतना आ गया। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? तो कैसे इंटीग्रेशन करना है समझ में आया, ये -2 + 1 -2 + 1 ये वाला केस समझ में आ गया, कैसे हमने इसको सॉल्व किया समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट बस यही इंटीग्रेशन है। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही है, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।